अर्थ एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग साइंस का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सीरीज। इसमें हम लोग बिल्कुल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लेवल का क्वेश्चन को, जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन को इसमें शामिल किए हैं। एक बार आप पूरा टेस्ट लगा के देखिए, फिर आप लोगों की तैयारी कैसी है पता चल जाएगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल मिलेगा वो पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला। स्वप्रेरण है, ठीक है। यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और यह चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और स्वप्रेरण का होता है वेबर और चुंबकीय फ्लक्स का होता है हेनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला होता है। और स्वप्रेरण का यानी सेल्फ इंडक्टेंस का होता है वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का हेनरी होता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो है और ये चुंबकीय फ्लक्स है हेनरी। दोनों में अंतर समझ लीजिए। अब है दूसरा सवाल है, ध्वनि की नाप के लिए की यूनिट क्या है? ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, डेसिबल। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना सही आ रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन सही है या नहीं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसका सही आंसर होगा बी, डेसिबल। ध्वनि की चाल मापी जाती है। ध्वनि की चाल मापी जाती है। इसका सही आंसर होगा बी, मीटर सेकेंड में। मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर सेकेंड में। प्रदीप्त की माप निम्न में से उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्त यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से उपयोग करके की जाती है। मेजर इल्यूमिनेशन मेजर्ड बाय। इसका सही आंसर होगा लक्स मीटर। आंसर इज सी। व्हाट इज मल्टीमीटर? मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में होता है। इसका सही आंसर होगा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तीनों होता है। इसमें वोल्ट मीटर और करंट मीटर दिया हुआ है, लेकिन सटीक आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें वोल्ट मीटर, ओम दिया था, करंट नहीं दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, कोई कार्य नहीं हुआ। अगर वह वस्तु गतिशील नहीं होता, आप दीवार पर धक्का लगाएंगे तो दीवार तो कोई कार्य नहीं होगा, तो कहा जाता है कि कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसका सही आंसर होगा डी, 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? इसका सही आंसर होगा बी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि साइंस में हिंदी या इंग्लिश कुछ में भी ऑप्शन मिल सकता है आपको।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा पर परावर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? किसी भी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा डी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, कोई बांध है, उसमें पानी को स्टोर रखते हैं और उससे जाता है और यहाँ पर क्या लगा रहता है? टरबाइन लगा रहता है, और टरबाइन क्या करता है? उसको नचाता है, और उसको नचाता है तो वहाँ बिजली प्रवाहित होने लगती है। तो ये क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा में। अगर गतिज ऊर्जा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या मारेंगे? यहाँ वाटर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में होती है, तो आंसर मारेंगे बी। याद रखिएगा आप लोग। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? इसका सही आंसर होगा डी, 5। 4 नहीं 5। ठोस, द्रव, गैस आप लोग जानते हैं मुख्य रूप से 3 है, लेकिन क्या पूछा अभी तक? तो 5 आंख मूंद के मारिएगा। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये 4 हो गए। आप लोग आंख मूंद के मारिएगा 5। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। देखिए, अब शुद्ध पदार्थ कौन सी है इसको अगर जानना है, देखिए, तत्व या यौगिक, ठीक है, तत्व या यौगिक। किसी के साथ सूत्र हो तो यौगिक, किसी के साथ सूत्र हो, यहाँ लिख लेते हैं तत्व और यौगिक। किसी के साथ सूत्र हो तो यौगिक कहलाता है, अकेला सूत्र हो तो तत्व कहलाता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ ये आता है शुद्ध पदार्थ में, और ये होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ का कभी भी क्या होगा? सूत्र नहीं होगा। अशुद्ध पदार्थ का कभी भी सूत्र नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ पूछा है, और क्या बताएं हम? अशुद्ध पदार्थ का कभी भी सूत्र नहीं होगा, और शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। अगर अकेला सूत्र होगा तो तत्व, और किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, चीनी का घोल, चीनी का सूत्र होता है, लेकिन चीनी का घोल का कोई सूत्र होता है मेरे भाई? कोई सूत्र नहीं। दूध, दूध का कोई सूत्र होता है? नहीं। वायु, वायु का कोई सूत्र होता है? नहीं। तो ये सब क्या है? अशुद्ध पदार्थ हो गए। शुद्ध पदार्थ में क्या बताए? या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा, जिसका सूत्र होगा, जिसका सूत्र हो, अकेले सूत्र हो तो तत्व, और किसी के साथ सूत्र हो तो यौगिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक शुद्ध पदार्थ है तो मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जब दो सरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं तो सॉल्यूशन नहीं बनते हैं, तो क्या कहते हैं? जब दो सरल पदार्थ हैं एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, सॉल्यूशन नहीं बनते हैं, तो क्या कहते हैं? अब देखिए, ठीक है, अब यहां बात करेंगे हम लोग सोल्यूट की। ठीक है, यहां क्या है? डिकंटेशन देना है, नया वर्ड दिया है, तो लिख लीजिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव और ठोस अलग किया जाता है, उसको डिकंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब है अमिश्रणीय। अमिश्रणीय इमिसेबल, जिसमें कि मिल नहीं पाता हो, जैसे पानी और किरोसिन एक दूसरे में मिल पाएगा क्या? नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? अमिश्रणीय। और क्या पूछा? एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। सोलवेंट मतलब तो हो ही गया कि जो एक दूसरे में समा जाए। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, अमिश्रणीय, इमिसेबल। इसका आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लिख लीजिए, जो मिल जाए भौतिक परिवर्तन, जो ना ही मिले वो रासायनिक परिवर्तन। अर्थात भौतिक परिवर्तन जैसे बर्फ से पानी बनना, पानी से भी बर्फ बन सकता है, तो मिल जाएगा, परिवर्तन होने के बाद भी मिल जाएगा,
तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो ना मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन में ठोस से द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, ठोस से द्रव में बदल जाएगा, द्रव से भी ठोस में तो बदल सकता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन तो होगा नहीं। अब क्रिस्टलीकरण की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, पानी का भाप में बदलना। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है वाष्पीकृत होना, यानी पानी का भाप में बदलना, और वाष्प का पानी में भी तो बदल सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करें आसवन का। आसवन में होता है जल को शुद्ध करने को। जल को अगर शुद्ध कर सकते हैं तो जल को अशुद्ध भी तो कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन डायरेक्ट नहीं पूछता है कि मोमबत्ती क्या होगा, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब निष्क्रियकरण है। ठीक है, जब दो तत्व अभिक्रिया करके एक अलग तत्व का निर्माण करता है, तो फिर क्या वो तत्व अभिक्रिया करके वही तत्व बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रियकरण क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। देखिए ऑप्शन किस तरह से और कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आप लोग लिखते चलिए, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा, ठीक है, जोसेफ प्राउस। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, जोसेफ प्राउस। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखते चलिए। प्रथम आवर्त सारणी या आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है। याद लिख लीजिए, प्रथम आवर्त सारणी का जनक या आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हो जाएगा मोसले हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ठीक है, कौन सी अभिक्रिया में यह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। श्वसन में क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जन। पाचन में ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जन होगा? नहीं। ठीक है, श्वसन क्या होता है? मंद दहन होता है। ऑक्सीकरण होता है। किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? श्वसन, मंद दहन, ऑक्सीकरण है। क्या है? मंद दहन ऑक्सीकरण है। पीलिया किससे संबंधित रोग है? ये तो पता है, लीवर की बीमारी है, और लीवर यकृत से संबंधित है। इसका होता है बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। क्या होता है? बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है पीलिया रोग, और यकृत को क्या करता है? प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा जानवर का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों को एक संक्रमित जानवर को काटने से फैलता है? ये क्या होता है? कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज होता है। आज का आखिरी सवाल, सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? याद रखिएगा, रेबीज किसके किसके काटने से होता है? तो याद रख लीजिएगा, कुत्ते, लोमड़ी और भेड़िया के काटने से रेबीज होता है। कुत्ते, लोमड़ी और भेड़िया के काटने से रेबीज रोग होता है। भेड़िया के काटने से भी रेबीज रोग होता है, याद रखिएगा। और हीमोफीलिया जो होता है, स्त्रियों का रक्त नहीं रुकता। हीमोफीलिया में स्त्रियों में स्त्रीवाहक रोग होता है,
और इसमें रक्त नहीं रुकता। हीमोफीलिया के बारे में जान लीजिए। हीमोफीलिया एक स्त्रीवाहक रोग है और इसमें रक्त नहीं रुकता है। कैंसर पता ही है और गलसुआ गाल की बीमारी पता है। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? तो इसका हो जाएगा विक्टोरिया अमेजोनिका। विक्टोरिया अमेजोनिका का जो होती है पत्ती सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल से आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं तो 15 से 20% आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।